हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज जो हम सब चर्चा करेंगे वो जैव प्रक्रम के पोषण चैप्टर की है। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सब देखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिसका आंसर को और क्वेश्चन को कुछ डिटेल से विवरण सहित बताया गया है। तो बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ए कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है इसको हम समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जीवन की रसोई, तो मतलब पेड़ पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं उसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है, और जल तथा खनिज लवण। तो इन सभी चीज को लेकर के सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। और भोजन तैयार करने के फलस्वरूप मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके फलस्वरूप निकलती है वो ऑक्सीजन, और उसके अलावा ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल भी निष्कासित होती है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो खाद्य रूप में पौधे अपने में संचित रखते हैं, ऑक्सीजन और जल जो होता है बाहर निकल जाता है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए अगले अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो अभी मैंने जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ था, अभी मैंने देखा इसे पिछले स्लाइड में, जैसे मैंने देखा, दिखाते हैं एक बार। ये देखिए, ये C6H12O6 ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह C6H12O6 तो बोल रहा है ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 6 परमाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी वसा, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। तो इस पे भी हम कुछ नोट्स है जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, सेल्यूलोज क्या होता है, मनुष्य और मांसाहारी इसे क्यों नहीं पचा सकते इसको समझते हैं। तो सेल्यूलोज जो होता है ये शाकाहारी पशुओं में होता है, जो पेड़ मतलब पेड़ पौधे जो खाते हैं। बाकी मनुष्य और जो जंगली मांसाहारी होते हैं इसमें ये नहीं पाया जाता है। कहता है सेल्यूलोज एंजाइम की कमी, मतलब मनुष्य में सेल्यूलोज एंजाइम की कमी होती है, और आंत का मार्ग छोटा होता है और जटिल फाइबर को तोड़ नहीं सकता। मतलब जटिल फाइबर को ही तोड़ने के लिए सेल्यूलोज का यूज होता है, जो कि इस जंतुओं में पाया जाता है। तो क्या है, मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि फाइबर के लिए सेल्यूलोज महत्वपूर्ण है, और फाइबर ज्यादा जरूरत पड़ता है तो पेड़ जीव जंतुओं को। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ में एक सबमेंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, और एक यहाँ पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला कर्णपुर। ठीक है, पैटेड ग्लैंड भी कहते हैं इसको। तो ये 3 प्रकार के मतलब लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख्य रूप से हमारे मुंह में। और इसका जो कार्य होता है लार का, वो होता है पाचन करना, चिकनाई, सुरक्षा, स्वाद, और मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी साफ सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, दुर्गंध कम आता है। ठीक है, और यहाँ स्टार्च को तोड़ने का काम किया जाता है, भोजन को चिकना बना दिया जाता है ताकि निगलने में आसान हो। सुरक्षा, दांत में मुंह को कीटाणुओं से बचाता है, और स्वाद के बारे में तो जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियां 3 होती है जो कि कुछ महत्वपूर्ण है। इसको हम सब देख चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत है डेंडाइन, इनामेल, अस्थि और क्राउन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इनामेल। तो इसकी संरचना हम देखते हैं पहले।
तो मनुष्य में दांत की संरचना देख पा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मनुष्य के दांत का जो ये संरचना है, इसमें सबसे ऊपर में क्या है, बाहरी परत कौन सा है, तो इसका है इनामेल। तो इनामेल इसका सही जवाब हो जाएगा, या कहीं इनेमल भी लिखा रहता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अब इसके इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ में क्या होता है, मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का पाचन होता है। तो कुछ भौतिक यांत्रिक पाचन भी है जो कि हम दांत के बारे में जानते हैं, आहार को चबाना, पीसना, काटना, ये दांत का कार्य होता है। जीभ का जो कार्य होता है, भोजन को लार के साथ मिलाना और निगलने में मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ पॉइंट है जो कि इसमें आप ये मुख गुहा का चित्र भी देख सकते हैं। तो ये जो अलग से मैंने फोटो बनाया है, इसका मुख्य कार्य ये है कि आपको क्वेश्चन आंसर को समझने में आसानी होगी, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो अब आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ए पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। हम जानते हैं स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों में होता है, ठीक है। तो और पौधों में होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, वो पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो वो अपना भोजन तैयार कर पाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो अब यहाँ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किस चीज से निकलता है, ए है जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्लूकोज, डी डिक्टियोसोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल। तो इसको भी एक बार हम एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो जल, जो H2O होता है, जल से ये टूटता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी भी इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाले सभी ऑक्सीजन जल के अणुओं से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ स्रोत है यहाँ में कि प्रक्रिया का नाम क्या है, फोटोलाइसिस, जल जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कैसे, तो सूर्य के प्रकाश जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, ठीक है। और क्या परिणाम होता है, वो होता है ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है, ए क्लोरोफिल, बी लाल रक्त कण, सी वर्णिलवक, डी श्वेत कण। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, सॉरी, हाँ नहीं नहीं, क्लोरोफिल सही है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। तो अब इसको भी हम कुछ फोटो की मदद से समझते हैं। ये देखिए, क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। कहता है यहाँ पे मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण का संभव नहीं है। ये क्या है, पौधे को हरा रंग देने वाला पिगमेंट है, मतलब यही क्लोरोफिल जो होता है, ये है आपका पौधों को हरा रंग देने वाला पिगमेंट, और प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, इसी की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। लिखा भी है कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उपस्थिति मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट, सॉरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि, ए स्वपोषण, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी पोषण। तो कवक में कैसा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण। हम देखते हैं यहाँ पे ये मृतजीवी पोषण के बारे में क्या दिया गया। ये मृत पदार्थ, जैव पदार्थ जो होता है उससे, ठीक है, कवक मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं ये, और ये जीव जो होते हैं वो पाचक रस बाहर छोड़ते हैं, विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, लिखा हुआ कवक मरे हुए पौधे या जीवों से भोजन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये भी दे दिया गया एग्जाम्पल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये वही पिछला प्रश्न जो था, मृतजीवी पोषण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले, और मृतजीवी पोषण भी सड़ी गली चीजों पर ही पोषित होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पत्तियों के
में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। तो पत्तियों को गैसों के आदान प्रदान करने के लिए पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी रंध्र और ये ओपन, ये संरचना जो होती है ये ओपन और क्लोज्ड होती है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प और गैसें जो आती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा आती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत। हम देख सकते हैं यकृत को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। इसका कार्य क्या क्या है? पित्त रस का उत्पादन, चयापचय नियंत्रण, और रक्त को साफ करना भी, हानिकारक पदार्थों को हटाना भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। ठीक है, भंडारण किस चीज का होता है? तो विटामिन, खनिज और ग्लाइकोजन। और रक्त जमने और प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कहता है लगभग 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के कार्य कहते हैं और एकमात्र अंग जो खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। मतलब अगर ये ऐसा होता है कि अगर यहाँ से कुछ खराबी हो गया तो ये खुद से अपने आप से पुनर्जीवित हो सकता है। तो लगभग 1.5 लीटर रक्त प्रतिदिन यकृत से होकर गुजरता है। और यहाँ क्या दिया गया है कि शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी है। उदर के ऊपरी दाहिने हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो ए स्टोमाटा, बी पत्ती, सी हरित लवक, डी जड़। तो इसमें है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंगक है। तो अंगक है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक। तो इसको भी हम एक बार समझ जाते हैं यहाँ फोटो की मदद से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जो क्लोरोफिल आवश्यकता होती है वो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि पत्ती का ही एक पार्ट्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो उसी क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ महत्वपूर्ण है कि प्रकाश पत्तियों की कोशिकाओं में मौजूद वास्तविक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, और क्लोरोफिल रंजक द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल संरचना में केंद्र में मैग्नीशियम धातु का परमाणु होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग, देखिए अभी मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषी को पत्ता कहते हैं, लेकिन अगर अंगक की बात आए तो वो हो जाएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए स्टोमाटा रंध्र के माध्यम से होता है, जो कि पत्तियों में, तनों में मौजूद होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन मुक्त करना, बी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, डी जल का अवशोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इसको भी देखते हैं हम। ये देखिए, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य होता है। तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिया गया है, जैसे कि प्रकाश का अवशोषण, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये भी इसका है। ठीक है, प्रकाश अपघटन या फिर जल का अपघटन भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत सारा है जो कि मतलब इसका यूज है, कार्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सी अपघटन क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन संतुलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जो कि वायुमंडल से पौधे ग्रहण करते हैं। और वही जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 का जो यूज पौधे करते हैं, और इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जो मनुष्य इस ऑक्सीजन को, जो जीव जंतु इस ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर से यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा अपना यूज करके फिर से वो ऑक्सीजन कर देते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण भाग भी है ये। अगला प्रश्न है पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो पित्त कौन से भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी
विटामिन। तो इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में हो जाएगा सही जवाब वसा का। ठीक है, तो पित्त क्या करता है, वसा क्या करता है, तो देख रहे हैं बड़ा वसा का बूंदे होता है जिसको तोड़ दिया जाता है और इसको पाचन करने में सुविधा होता है। तो क्या कहता है, पित्त वसा के पायसीकरण में मदद करता है। यह कोई एंजाइम नहीं, फिर भी पाचन के लिए आवश्यक होता है। पित्त क्षारीय होता है और जो अमाशय से आए अम्ल को उदासीन बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। ए काइन, बी ग्लाइकोमाइकॉन, सी चाइल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चाइल। देखते हैं इसको भी हम सब। देखिए चाइल कैसा होता है, ये दूधिया लसिका द्रव होता है। वसा और लसिका का मिश्रण होता है और छोटी आंत में वसा पाचन के बाद बनता है। ठीक है, इसका कुछ कार्य भी है, जैसे पचे हुए वसा का अवशोषण, वसा को रक्त प्रवाह तक पहुंचाना, ऊर्जा के लिए वसा की आपूर्ति और रोग प्रतिरोधक प्रणाली का भी समर्थन करता है। ठीक है, तो कुछ इस चार महत्वपूर्ण तथ्य भी दे दिया गया है, तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आगे आपका काम आए। अगले प्रश्न को देखते हैं। दंत क्षरण या दंत क्षय क्या है। ए नंबर दांत का टूटना, बी डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण, सी दांत की सफाई करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। तो इसको भी हम एक पिक्चर की मदद से देखते हैं। तो ये क्या होता है ना कि ये दांतों को बाहरी पर मतलब इनेमल को रासायनिक रूप से घुलना, यही कहलाता है दंत क्षरण। ठीक है, और दंत क्षय क्या है, यह बैक्टीरिया द्वारा एसिड बनने के कारण दांत का टूटना या सड़ना। मतलब दांत का बारे में दंत क्षरण बोले या दंत क्षय बोले, ये बाहरी परत का टूटना, सड़ना, गलना, यही सब चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। दंत क्षरण क्या होता है, एसिड, और दंत क्षय जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसके कुछ उपचार भी दे दिया गया है कि नियमित रूप से अगर ब्रश करते हैं, जो अम्लीय मीठे जो जो भी मतलब भोजन या पेय जो पदार्थ है कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में यूज करें। और ज़्यादा भी अगर यूज भी करते हैं तो ब्रश अगर कंटिन्यू करेंगे और साफ सफाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। और यहाँ इसका भी क्या दिया है कि नियमित रूप से डेंटिस्ट को दिखाएं और भोजन के बाद कुल्ला करें। तो ऐसे भी भोजन करने के बाद लास्ट में कुल्ला करना चाहिए। और हो सके तो सुबह शाम 2 टाइम, मतलब शाम कहने का मतलब रात में सोने से पहले भी ब्रश कर लेना चाहिए। इससे हमारे मुख में क्या होता है, कोई भी भोज्य पदार्थ का टुकड़ा जमा हुआ नहीं रहता है और ये निकल जाता है, जो हमारे रात में जब मुंहबंद जब सो जाते हैं तो ये कोई क्रिया नहीं कर पाता क्योंकि ये तो रहता ही नहीं है। अगर बाय द वे कुछ रह भी गया तो फिर हम सुबह में जब ब्रश करेंगे तो ये निकल। अगला प्रश्न है, दंत प्लाक कैसे बनते हैं। मुंह के खाद्य कणों और जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं पिक्चर की मदद से। तो दंत प्लाक क्या है, तो इसके बारे में बोलता है बैक्टीरिया, भोजन के अवशेष और लार की एक चिपचिपी परत होती है जिसको दंत प्लाक हम सब कहते हैं, और ये दांत की सतह पर लगातार बनते रहता है। ठीक है, अगर समय समय पर इसको हम ठीक देखते रहें तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, दंत लोग बचने के दिन में 2 बार ब्रश करें। एक बार सुबह सुबह जो हम सब उठने के बाद, और एक बार रात में सोने से पहले। इससे क्या होगा कि हमारे मुंह में जो खाद्य कण और कुछ जो भी बच जाता है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। और रात भर जो मुंह बंद रहता है तो मुंह बंद रहने के कारण मतलब वो अपनी नमी में अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा कुछ बैक्टीरिया, और साथ ही जो भोजन के कण रहेंगे वो सड़ेंगे नहीं। और फिर सुबह में अगर हम ब्रश करते हैं, बाय द वे अगर कुछ रह गया दांत में तो वो भी सुबह में निकल जाता है। तो हम ना हमारे मुंह में कुछ उस प्रकार के कणों के पास मतलब भोज्य पदार्थों के अवशेष बचेंगे, ना हमें वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। ए सबसे मतलब अधिक लंबी, बी मध्यम, सी छोटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक लंबी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। ए नाइट्रेट के रूप में, बी नाइट्राइट के रूप में, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो इस प्रश्न का सही जवाब कुछ जगह में सी दिया गया है, ए बी दोनों, और किस जगह में सिर्फ नाइट्रेट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं एक पिक्चर की मदद से। देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं,
तो मुख्य रूप से जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में करते हैं। लेकिन नाइट्रेट के रूप में जो होता है ये अंशतः बहुत ही कम ही मात्रा में जो करते हैं, वो भी अगर करते भी है ना तो कहते हैं कि कुछ पौधे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, लेकिन यह रूप पौधों के लिए थोड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए जड़ें इसे अवशोषित करने के तुरंत बाद इसे नाइट्रेट या अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे मुख्य रूप से नाइट्रेट ही लेते हैं, नाइट्राइट नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस कहीं कहीं पे इसका दोनों भी आंसर है। ठीक है, मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि नाइट्राइट के रूप में बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी वो नाइट्राइट के रूप में लेता भी तुरंत उसको नाइट्रेट में बदल दिया जाता है जल के द्वारा, या फिर अमोनियम में बदल दिया जाता है। तो इसलिए मुख्य रूप से इसका आंसर नाइट्रेट के रूप में है। ऐसे किसी किसी जगह में ये ए और सी दोनों दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न, शरीर के सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन किसका मुख्य लक्ष्य है? तो इसमें से किसका मुख्य लक्षण है शरीर के सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का? तो ए मच्छर, बी चींटी, सी मकड़ी, डी अमीबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमीबा। तो अमीबा को हम थोड़ा समझ लेते हैं पिक्चर की मदद से। ये देखिए, अमीबा के जीवन चक्र और प्रक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ में अमीबा कैसा जीव है, तो वो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, कहाँ रहता है? और लवणीय जल में रहता है। और इसका आकार कैसा होता है? अनियमित मतलब निश्चित नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से अपना पोषण करता है? तो जब भी वो अपने भोजन को देखता है तो कूट पात द्वारा भोजन को अपने चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, और अपने अंदर लेने के बाद इसका अवशोषण करके इसका जो अपशिष्टता निकालते हुए आगे चला जाता है। तो अमीबा कोई निश्चित संरचना होती नहीं है, वो अपने से भी किसी प्रकार से ऐसे ऐसे घुमा के बना सकते हैं। केंद्रक दे दीजिए, कुछ रिक्तिका दे के कुछ कुछ डॉट डॉट दे दीजिए तो अमीबा बन जाएगा। तो इसका जीवन चक्र कैसा होता है? तो अमीबा एक स्वतंत्र रूप से रहता है और केंद्र विभाजन के द्वारा ये दो भाग में बट करके क्या होता है, एक संतति कोशिकाएं बन जाती है और दो नए भाग मतलब दो नए रूप में मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ये क्रमाकुंचक गति होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसकी चर्चा करेंगे हम। ऑप्शन क्या क्या है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार नली। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, पिक्चर की मदद से देख सकते हैं। तो होता है क्या, ये आहार नली जो आता है, इस नली में से भोज्य पदार्थ को क्रमाकुंचन, ये फैलना सिकुड़ना के दौरान फैल मतलब शीतलन और सिकुड़न के कारण क्या हो जाता है, तो ये संकुचन होता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे सरकता हुआ आगे चला जाता है ये हमारे। ठीक है, तो इसी के कारण क्या पौधे सरकते हुए नीचे आता है। तो ये है क्या क्रमाकुंचन? अनैच्छिक लहरदार मांसपेशियों का संकुचन होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, भोजन को आगे बढ़ाना मतलब भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता हो जाता है। और भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाना, वो आके नीचे मिल जाता है इसमें। बड़ी आत्मा अपशिष्टों को हिलाना। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं इस फोटो की मदद से, ये जो होता है वो ये भोज्य पदार्थ जो भी होता है, ठीक है, वो इसी प्रकार से मतलब कि सिकुड़न फैलाव के कारण, जैसे यहाँ भोज्य पदार्थ है फैलता सिकुड़ता होता है, ये सरकता हुआ नीचे अगले अंग तक चला जाता है। तो यही हुआ क्रमाकुंचन, और इसी क्रमाकुंचक गति भी कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कार्डियक, बी फुंडिक, सी पाइलोडिक, डी पैरोटिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाइलोडिक। इसको भी हम पिक्चर की मदद से देखते हैं। ये अमाशय का पिछला भाग, ठीक है, जिसको पाइलोडिक कहते हैं, और ये हम देख पा रहे हैं इस जगह में, ये वाले भाग में। ठीक है, इसी को पाइलोडिक कहते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट है कि जठरनेजम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पाइलोडिक कहते हैं। ये कहाँ रहता है? तो अमाशय का अंतिम सबसे निचले भाग है, जो कि छोटी आंत से जुड़ता है। तो हम देख पा रहे हैं ये अमाशय के बाद ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, और इसी में क्या होता है, ये इसको रोकता है अंदर आवाज आने से। इसका मुख्य कार्य है काइन के प्रवाह को नियंत्रित करना, जिससे ये धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश कर सके। ठीक है, तो ये इसका फोटो है। तो इस प्रकार से अब हम देख पा रहे हैं इसको। तो इस वीडियो में ये 25 प्रश्न है, और इससे महत्वपूर्ण जो एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां आपने जाना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें प्रश्न के अलावा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें और जिसको पढ़ें और अपने आने वाले कोई जो भी एग्जाम है उसमें सफलता प्राप्त करें। तो जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर के। तो तब